हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने एक बुक स्टार्ट करी थी, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रिपोर्टिंग करके। तो उसकी फर्स्ट यूनिट हम कर चुके हैं, तो सेकंड यूनिट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें बेसिक सा मीनिंग पता होना चाहिए कि कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है। तो वो मीनिंग मैं आज आपको कराऊंगी। एंड जो हमारा कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है वो आज मैं आपको कवर करा दूंगी। उसके बाद हमारे 18 कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रह जाएंगे टोटल। तो फिर हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है? जैसे ही मेरे को टाइम लगता है मैं आपको करा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका मीनिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे कोस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। कोस्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? हम कोस्ट एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी कोस्ट हमने डिटरमाइन करनी है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे एलिमेंट्स जिनकी कोस्ट को हमने आइडेंटिफाई करना है, उनकी कोस्ट को हमने बांटना है, क्लासीफाई करना है, उसको मेजरमेंट करना है, और लास्ट में फिर उसकी असाइनमेंट करनी है। ठीक है कि भाई किस तरह की कोस्ट है ना, मार्जिनल कोस्ट है या अब नॉर्मल कोस्ट है या नॉर्मल कोस्ट है। फिर उसको क्लासीफाई कर देंगे अलग अलग हिसाब से, फिर उसको मेज़र करेंगे कितनी आई कितनी नहीं आई, और लास्ट में फिर हम असाइन करेंगे, मतलब उसमें प्रॉफिट वगैरह ऐड करके। तो ये जब हम कोस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कोस्ट अकाउंटिंग, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं पहले, है ना। तो ये प्रोसेस कहलाती है कोस्ट अकाउंटिंग। अब ये जो हमारी कोस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस है, इसको करे कैसे, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी जाती है कंपनी को। वो जो गाइडलाइंस होती है वही होते हैं हमारे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये प्रोसेस आई होप आपको समझ आई होगी कैसे क्या कुछ है। तो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है कि कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस फॉर द कंपनी दैट स्पेसिफाई द कोस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वेरियस कोस्ट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। यानी बहुत सारे जो हमारे कोस्ट एलिमेंट है, तो उनको मतलब कैसे हमने ट्रीट करना है, कैसे कोस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या कुछ करना है, तो वो जो गाइडलाइंस होती है उनको हमने क्या बोलना होता है? कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहना होता है। ओके देन, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ 19 स्टैंडर्ड, 19 स्टैंडर्ड से मिलके बना हुआ है, एंड रूल्स बाय यूएस गवर्नमेंट फॉर यूज इन डिटरमाइनिंग कोस्ट। और ये जो है स्टार्टिंग में यूएस गवर्नमेंट ने बनाया था कोस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। हम 19 के 19 स्टैंडर्ड को पढ़ लेंगे। आज हो नहीं पाएगा बट धीरे धीरे कर लेंगे, आज तो फर्स्ट ही करेंगे। अब जो हमारे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहले तो वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं हमें, है ना, कि भाई कैसे हमने कौन सा कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करना है, किस कोस्ट एलिमेंट में कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ होगा। तो मतलब वो हमें गाइडेंस देंगे। अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब अलग अलग अगर कंपनी अलग अलग कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना ले, तो फिर उससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। इसलिए कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है सब जगह सेम यूज़ होते हैं, जो कोस्ट अकाउंट्स की प्रोसेस को फॉलो करती है। तो इससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी आएगी और कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। कोस्ट को मेज़र करना ऑब्जेक्ट है, और इसके लिए ये कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, और ताकि स्टैंडर्डाइजेशन बना रहे, मतलब वही चीज़ है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, स्टैंडर्डाइजेशन बना रहे, हमारे जो प्रिंसिपल्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड रहे। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए भी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करे गए। अवॉइड वैग्यूनेस, मतलब जो फालतू की चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब कोस्ट अकाउंटिंग करते टाइम, तो उसको अवॉइड करने के लिए भी हमने कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाया गया। क्योंकि पहले तब ये थे नहीं, तब कुछ एक एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी जो काम की नहीं थी, है ना, तो फिर वो चीज़ें अब नहीं रहेंगी। तो उस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए हैं। अब बात कर लेते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस की, कि हमारा जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ज़रूरी क्यों है, मतलब क्या उसकी इंपॉर्टेंस है ना। तो पहली चीज़ वही यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लाता है, क्योंकि जो भी हम कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, तो मतलब क्या होगा उसका, सब सेम ही यूज़ करेंगे, है ना, तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, मतलब कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। इसी से ये वाला वर्ड बन के आ रहा है, क्योंकि हर एक कंपनी हर एक इंडस्ट्री सेम कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करेगी, तो कंपैरिजन इजीली हो जाएगा कि किसकी कोस्ट ज़्यादा आ रही है, किसकी कम आ रही है, प्रॉफिट कितना ज़्यादा या फिर कम आ रहा है। और हमारे पास जो कोस्ट इन्फॉर्मेशन है ना, वो अवेलेबल रहेगी कि किस कोस्ट एलिमेंट की जो हमारी कोस्ट है वो कितनी है ना। और जो भी रिलायबल इन्फॉर्मेशन है कोस्ट के रिगार्डिंग वो हमें मिल जाएगी। ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ना कि आर पार हम देख सकते हैं किसी चीज़ के,
तो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हमें कोई भी कोस्ट ऑब्जेक्ट के एलिमेंट है उसकी पूरी एक साफ छवि जो है वो प्रस्तुत करेगा, है ना, बढ़िया इमेज। और एक्यूरेट कोस्ट एलोकेशन, कोस्ट को अच्छे से एलोकेट कर पाएंगे, कोस्ट को अच्छे से मेजर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसकी नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस में आ जाएंगी। सो ये हमारा कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था जो कि कंप्लीट हो गया। और अब हम फटाफट पढ़ लेते हैं कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, जिसको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट मैं आपको बता दूं कि वो फॉर्मेट हर एक कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूज़ होगा। उसमें एक दो पॉइंट आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट वही फॉर्मेट यूज़ होगा। तो चलिए फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर फॉर्मेट पे। तो सबसे पहले कोई भी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने ले लिया, सबसे पहले आप उसका इंट्रो लिखोगे, इंट्रोडक्शन बताओगे, है ना। जैसे कि कोई इंटरव्यू लेने जाता है, मतलब सॉरी देने जाता है, तो अगला जो बंदा होता है वो उससे इंटरव्यू मांगते टाइम उसका इंट्रो पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, है ना, व्हाट इज़ योर गुड नेम। तो इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव उस कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, फिर स्कोप कि वो कहाँ कहाँ पे मतलब कि उसकी ज़रूरत होगी, है ना, कहाँ कहाँ पे वो लागू हो सकता है। फिर उसकी डेफिनेशंस, उसमें क्या क्या चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके प्रिंसिपल्स, और फिर यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें होती है जो कि किसी किसी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूज़ होगी, किसी किसी में नहीं होगी। जैसे हमारा जो फर्स्ट है उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट पढ़ेंगे, तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट कैसे करेंगे, और डिस्क्लोजर, उसमें क्या क्या चीज़ें और डिस्क्लोज की जा सकती है। तो ये कितने पॉइंट हो गए, 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट है। तो या तो आप एटो के एटो पॉइंट, मतलब 8 के 8 पॉइंट आप लिख दो, है ना, या फिर आप क्या करो, इनमें से 7 लिख दो, 6 लिख दो। मतलब मेन मेन चीज़ें होनी चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, है ना, लास्ट में प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर में से प्रेजेंटेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, स्कोप होनी चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए। मतलब ये 5 चीज़ें तो होनी चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा जो है उसमें आपकी ये जो 3 चीज़ें हैं वो आ जाती है। और अगर 8 के 8 पॉइंट कर लो तो द बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट के बारे में बताता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट मतलब कि कोस्ट को कैसे हम बांट सकते हैं, है ना। अब स्टार्टिंग में ही हम कोस्ट वगैरह हम डिफाइन करेंगे, तो कोस्ट को बांटना भी तो पड़ेगा ना, कि कौन किस टाइप की कोस्ट है। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट यानी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट जो हमारा है वो कब आया था, 1/4/2015, मतलब इस दिन इसका जन्म हुआ था। ओके ठीक है, तो ये इस दिन आया था, इफेक्टिव डेट इसकी थी 1/4/2015। और इंट्रो में हम थोड़ा बहुत लिख देंगे, जैसे कोस्ट के बारे में बता दिया कि कोस्ट क्या होती है। कोस्ट आपने कोई भी रॉ मटेरियल या फिर कोई भी लेबर या फिर कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी इक्विपमेंट, मतलब कुछ भी खर्चा करा है, और वो खर्चा, वो जो अमाउंट है वो किस में है, मॉनेटरी वैल्यू में है, यानी पैसों की फॉर्म में है। तो वो जो चीज़ होती है वो कोस्ट होती है। जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदे, उसके बदले में आपने किसी को पेमेंट करी, तो वो उस चीज़ की कोस्ट होगी। अमाउंट मतलब इसके जितनी अमाउंट की पेमेंट करी है वो आप बुक में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट, कोस्ट की ग्रुपिंग करना ही क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट कहलाता है। कोस्ट समझ आया, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट की कोस्ट की ग्रुपिंग करना। अब ये जो ग्रुपिंग है वो टोटल 5-6 टाइप से हो सकती है, वो हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। अब जो ऑब्जेक्टिव्स होता है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट में, मतलब क्या क्या है, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कोस्ट को क्लासिफाई करना। सेकंड कि कोस्ट स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंट रहे, मतलब पता रहे कि कौन सी कोस्ट कहाँ यूज़ होनी है ना। और फिर ताकि हम इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर पाए, इसीलिए हम कोस्ट को बांट देते हैं कि भाई विद इन द फर्म के अंदर हम कंपैरिजन कर पाए, और अपनी फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन कर पाए किसी एक स्पेसिफिक कोस्ट के रिगार्डिंग, जैसे नॉर्मल कोस्ट ही होगी, है ना। फिर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लाना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। जनरली ये जो वर्ड है ना, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये हर एक स्टैंडर्ड में यूज़ होगा, देखना आप, स्टैंडर्ड सेकंड में भी, थर्ड में भी। देन स्कोप की बात करें तो कहाँ कहाँ पे ये जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट आता है, ये आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, है ना। ऐसी इंटरप्राइजेस जो कि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 209 के अंडर आती है, वहाँ आता है। और असेसमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी, मतलब ये सारी चीज़ें जहाँ पे टैक्सेस, टैरिफ्स, ड्यूटी कैलकुलेट करी जाती है, और प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यूएशन करी जाती है। तो ऐसी जो जो कंडीशंस है वहाँ पे हम कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट का यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, इतना तो हो गया, हमें मीनिंग समझ आ गया, इंट्रो हमें समझ आ गया, ऑब्जेक्टिव्स हमें पता चल गई क्या क्या चीज़ें हैं। मेन तो यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी ही है,
स्कोप हमें पता चल गया। अब बात करें डेफिनेशन की। डेफिनेशन में मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, मतलब कुछ ही पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। आप अपने पास से भी कर सकते हो एक्सप्लेन, क्योंकि इसमें जो आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट टॉपिक आएगा इसी में, तो उसमें मैंने डिटेल में कर रखा, तो वो यहाँ पे भी लिख सकते हो। सो सबसे पहले कोस्ट मतलब मनी टर्म में कोई भी एलिमेंट है, कोई भी रिसोर्सेज है, उसकी जो मनी टर्म में अमाउंट होती है उसको हम कोस्ट बोलते हैं। कोस्ट क्लासिफिकेशन यानी कोस्ट आइटम की ग्रुपिंग करना, है ना, ग्रुप में बांटना। कोस्ट यूनिट मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट। कोस्ट सेंटर मतलब कि डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कि आपकी बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कोस्ट सेंटर। डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्ट अलग अलग टाइप की हो जाएगी, जैसे कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन के टाइम पे कोस्ट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लगती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप किसी प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो उस टाइम कोस्ट लगेगी। वेरिएबल कोस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें कॉमर्स के बच्चों को ऑलरेडी पता होती है, बट हम आगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अभी तो ये भी रह रहा है, चलो ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? सो फर्स्ट वन इज़ की प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहला प्रिंसिपल तो ये कि आप जब कोस्ट को ग्रुपिंग करो, मतलब क्लासीफाई करो, तो उनके नेचर के हिसाब से करना है, ऐसा नहीं कि कौन सी कोस्ट कहीं पे भी जाके एडजस्ट कर दी, है ना। सेकेंड वन इज़ कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्लासीफाई करना है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए हमने कोस्ट को क्लासीफाई करना है। और थर्ड की सब क्लासिफिकेशन भी आप कर सकते हो, मतलब कि आपने कोई चीज़ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देन फिर उसको भी आप सब क्लासीफाई जो है कर सकते हो, अदर पार्ट्स में भी कर सकते हो। अब पढ़ेंगे हम मेन चीज़, ये जो है ना, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि 2 मार्क्स में भी आ जाता है इनसे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट की क्लासिफिकेशन के मेन बेसिस ये 5 हैं, है ना, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं वैसे किसी किसी की बुक में, तो अलग अलग होता है ये। तो नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के हिसाब से कोस्ट कितने टाइप की होती है, बिहेवियर के हिसाब से कितने टाइप की होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से कोस्ट कितने टाइप की होती है, कोस्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितने टाइप की होती है, और फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ के हिसाब से कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट नेचर के हिसाब से कोस्ट आपकी होती है 3 टाइप की, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और फिर कच्चा माल मतलब आप खरीद रहे हो, तो उसके ऊपर आपने कुछ अमाउंट पे करी, दैट इज़ मटेरियल कोस्ट। लेबर मतलब आपने लेबर वगैरह लगाए अपने बिजनेस में, और अब उनको भी वेजेस चाहिए, है ना, मजदूरी चाहिए, तो उनकी जो आपने मजदूरी वगैरह पे करी तो वो लेबर कोस्ट। या फिर इनको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है ना, ट्रेंड किया जाता है कुछ काम कराने से पहले, तो वो कोस्ट भी यहाँ आ जाएगी। ओवरहेड कोस्ट मतलब इनडायरेक्ट, जो इन दोनों से अलग होती है वो ओवरहेड होती है, मतलब डायरेक्टली आपने कहीं पे कंट्रीब्यूट नहीं करा, इनडायरेक्टली जो आपने खर्चा लगाया है वो ओवरहेड में आ जाएगी, है ना। फैक्ट्री पे आपने लगा दिया, या फिर ऑफिस पे आपने कोई छोटी मोटी चीज़ें, स्टेशनरी वगैरह खरीद ली, तो वो सारी चीज़ें। देन क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन के हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे। प्रोडक्शन कोस्ट, जब आप प्रोडक्शन पे कुछ खर्चा लगा रहे हो, है ना, मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई चीज़, रॉ मटेरियल से आप उसको फिनिश गुड्स में चेंज कर रहे हो, किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि हम पेन ही बना रहे हैं तो उस पर जो खर्चा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। डेवलपमेंट कॉस्ट, अब उसमें कुछ नया चेंजमेंट करना है ना, उसको डेवलप करना है, मतलब उसकी रिसर्च करी सबसे पहले उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, फिर उसको डेवलप करने के लिए मतलब नई टेक्निक वगैरह उसमें लगाई। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, जैसे कि बिजनेस के अंदर काम करने वाले मेन बंदे हैं ना, प्रशासनिक मतलब प्रशासन में काम करने वाले जो बंदे होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है उसमें कुछ असिस्टेंट हो गए, या फिर कोई सेक्रेटरी हो गया, या फिर मैनेजर्स हो गए, है ना, मैनेजर्स की तो मैनेजमेंट कोस्ट हो जाएगी, मतलब जो ऊपर ऊपर के जो मेन बंदे होते हैं वो काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं ना, जिनके हाथ में पावर होती है, तो उनको भी कुछ देना होता है अमाउंट, है ना, उनकी ट्रेनिंग पे भी खर्चा करना होता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट आ जाएगी। सेलिंग कोस्ट मतलब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो ऐसे ही तो बिक नहीं जाएगा कि भाई आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने एक बंदे को जो आपका बेचने वाले हैं होलसेलर वगैरह उनको पकड़ा दिया और जब वो जाके बेच आएंगे, ऐसे नहीं बिकेगा। सेलिंग के लिए भी आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, न्यूज़पेपर में डालना पड़ता है, टीवी पे ऐड देनी पड़ती है, नेट पे डालना पड़ता है ना, तो उस पर जो कॉस्ट आएगी वो सेलिंग कॉस्ट में आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी जो है उसके थ्रू लेके गए अपने सामान को गई किसी दूसरी जगह, तो उस पर जो भी खर्चा वर्चा आया तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मतलब कंपनी से लेके और कस्टमर तक पहुंचने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जो खर्चा है वो सारी चीज़ें, तो ये आपकी आ गई बाय फंक्शन।
नेक्स्ट हम देखते हैं बाय बिहेवियर या नेचर ऑफ बिहेवियर, जैसे वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। देखो पहले हम वेरिएबल और फिक्स्ड कर लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, मतलब कि जो कॉस्ट, जो खर्चा लगना ही लगना है, जिसको हम किसी भी हाल में चेंज नहीं कर सकते, ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते, मतलब जितना लगना है उतना लगना ही लगना है, फिक्स्ड है, ठीक है। और वेरिएबल क्या है कि उसमें चेंज आता रहता है, जैसे जैसे मतलब नेचर चेंज होती रहती है ना, कभी रिसेशन कभी बूम, मतलब कि मंदी और तेज़ी आती रहती है ना मार्केट में, या फिर डिमांड और सप्लाई में चेंजमेंट होती रहती है, डिमांड और सप्लाई, तो उससे भी कॉस्ट चेंज होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल जो ना तो वेरिएबल होती है ना फिक्स्ड होती है, मतलब इसमें चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, मिक्सचर जो होता है वो, दैट इज़ कॉल्ड सेमी वेरिएबल, मतलब पूरी तरह से चेंज भी नहीं कर सकते हम उसमें और पूरी तरह से वो फिक्स्ड भी नहीं होती है ना, सो दैट इज़ कॉल्ड सेमी वेरिएबल। बाय प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से, अब हमने ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ी थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे कि बैच कॉस्ट। बैच मतलब कि एक बैच मतलब ना ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़ होता है, मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है और वो एक जैसी जैसी होती है, तो उन पे इकट्ठी जो कॉस्ट लगती है ना, पूरे ग्रुप पे जो कॉस्ट लगेगी, दैट इज़ कॉल्ड बैच कॉस्ट। एक सेकेंड भाई। देन प्रोसेस कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट ये चीज़ ना हम अकाउंट्स में आई थिंक, मतलब कि लास्ट मैंने पढ़ाया था ये, मेरे को याद है। तो प्रोसेस कॉस्ट में क्या होता है कि एक कोई भी हम कुछ चीज़ बना रहे हैं, है ना, रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड गुड्स में हम चेंज कर रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस से लेके और बहुत सारी मतलब कि प्रोसेसेस से होके गुजरता है, और हर एक में अलग अलग खर्चा लगता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस कॉस्ट। जैसे पेन ही है, पेन ही बनाएंगे तो फिर इसका कवर अलग बनेगा, अंदर का अलग बनेगा, है ना, तो 2-3 प्रोसेस होएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल एक घर वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप आटा लगाते हो, है ना, रोटी बनाते हो, तो स्टार्टिंग में आटा लगाना पड़ता है, फिर लास्ट में बेलना वेलना पड़ता है, मतलब 2-3 प्रोसेस से होके गुजरता है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस कॉस्ट, है ना, प्रोसेस करते टाइम जो कॉस्ट लगेगी। ऑपरेशन कॉस्ट, इसमें भी वही है कि आप मशीनरी पे कुछ काम कर रहे हो एंड देन फिर उसको पूरा होने में जो भी कॉस्ट वोस्ट आई, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, मतलब कि आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे रखा है किसी को कुछ काम करने का, देन उसके बदले में जो कॉस्ट वो पे करेगा वो आपको करनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट, 2 प्रोडक्ट एक साथ बना रहे हो और फिर दोनों की जो कॉस्ट होगी, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट कॉस्ट। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पेज हमारा है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपके प्रोडक्शन से, और इनडायरेक्ट जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, सॉरी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट से मतलब जो आपका एलिमेंट है जो आप बना रहे हो, एक तो उससे डायरेक्टली रिलेटेड हो, उस पर जो हम खर्चा कर रहे हैं, और एक जो डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो जो हमारे कॉस्ट आइटम्स होंगे यानी कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, हम उसको कॉस्ट स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेंगे, किसके बेस पे, रेलेवेंट क्लासिफिकेशन के बेस पे। ऐसा नहीं है कौन सी कॉस्ट कहीं पे भी घुसा दी, तो जो जिसमें आता है उसी में उसको डालना है, ठीक है, कॉस्ट स्टेटमेंट में। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आइटम शैल बी फॉलोड कॉन्सिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, यानी टाइम पीरियड एक के हिसाब से जो है हमने कॉस्ट आइटम को क्लासीफाई करना है कॉन्स्टिटेंटली, मतलब उसमें जो भी चेंज वेंज हो वो ध्यान रखना है, ओके। देन डिस्क्लोजर, इन केस ऑफ चेंज रिक्वायर्ड बाय लॉ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली दैन इट शैल बी मेड। अगर हमारा कोई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और उसमें मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा लगे कि भाई इसमें चेंज करना पड़ेगा, है ना, ज़रूरी हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, तभी हम चेंज करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, और फिर उसको डिस्क्लोज करेंगे अलग से, है ना, नोट्स वगैरह बना के कि भाई इसमें चेंज किया गया है। क्योंकि कई आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, उसमें ऐसा लिखा होता है रिवाइज्ड, so that's important, okay। then change in classification of cost disclose in cost statement, और जो भी हमने हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है उसमें कुछ चेंज करा है ना, तो उसको भी हम कॉस्ट स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ज़रूर करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो क्या, ओके, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हमने ये फॉर्मेट यहाँ फॉलो किया। अगर आप ध्यान से देखो तो एक सेकेंड देखो, स्टार्टिंग में हमने लिया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद हमने लिया ऑब्जेक्टिव्स हमारे, देन ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने लिया स्कोप, ठीक है, स्कोप के बाद हमने ली डेफिनेशंस हमारी, डेफिनेशंस के बाद हमने लिया हमारे प्रिंसिपल्स, डेफिनेशंस के बाद प्रिंसिपल्स आएंगे। देन ये क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड था तो ये हमें लेना पड़ गया, अदरवाइज ज़रूरी नहीं था। देन क्लासिफिकेशन के बाद हमने लिया
हमने लिया प्रेजेंटेशन के बाद हमने लिया डिस्क्लोज़र। तो यानी हमारे कुछ कुल 7-8 स्टेप हो गए ये। तो ये स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे, तभी हम जो नेक्स्ट हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो आज आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये जो स्टेप्स हैं इनको अच्छे से फॉलो कर लेना, ठीक है, क्योंकि फिर इससे जो आगे वाले हैं वो समझने में ईजी हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो फिर आपको पता ही है कि क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कुछ नहीं करना। और हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी ही करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।